तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग हमारे फिनेंशियल्स में सब सेक्शन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में दो एनबीएफसीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण और दूसरा है आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस। दोनों ही काफ़ी अच्छी कंपनीज है। दोनों ने ही अपने अक्रॉस द साइकिल्स जितने भी इंडिया में इश्यूज रहे हैं, दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, मुथूट माइक्रो फाइनेंस रिसेंटली लिस्टेड है और क्रेडिट एक्सिस तो पता ही है हमें, काफ़ी समय से अच्छा परफॉर्मेंस देते आई है ना। तो अब पहले तो आप देखेंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे इश्यूज आ गए थे सेक्टर में, है ना। तो उसके कारण जो कस्टमर था वो काफ़ी ओवर लेवरेज था। वो उसने 3 या 4 जगहों से लोन्स ले रखे थे, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में स्ट्रेस चल रहे थे। तो उसके कारण लोगों की रीपेमेंट्स वगैरह नहीं हो रही थी। और साथ ही साथ उसके बाद आप देखेंगे जितनी भी कंपनीज है, सभी की प्रोविजंस वगैरह बढ़ गए थे, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया था उसके कारण। तो और सभी का जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स है पूरा खराब हो गया था। पैड में इम्पैक्ट था। जब पैड में इम्पैक्ट होता है तो पहले आप अपने बुक को क्लीन करने की बात करते हो, तो उसी के लिए आप देखेंगे सभी कंपनीज का जितना भी डिसबर्समेंट ग्रोथ था वो सभी कम हो गया। जब आपकी डिसबर्समेंट कम हो जाती है, एट द सेम टाइम आपको जब राइट ऑफ भी करना पड़ता है, तो उसके कारण जो ओवरऑल आपकी जो एयूएम ग्रोथ है वही कम हो गई थी। तो दिस वाज अ कॉमन फिनोमेना विच वाज हैपनिंग इन द होल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एज वेल एज जो आपकी फाइनेंशियल्स होती है, एनबीएफसी में ये वाला ट्रेंड चल रहा था। तो वहां से आप देखेंगे कि सितंबर दिसंबर के बाद से सभी कंपनियों ने इसको पीक आउट करने की बात कहनी स्टार्ट कर दी थी। और फिर आप अरमान को देख लीजिए, एयू फाइनेंस बैंक को देख लीजिए, जितने भी हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सब ने धीरे धीरे चीजों की रिकवरी की तरफ बात करना स्टार्ट किया था। तो यही ट्रेंड चल रहा था। अब उसके बाद देखेंगे फिर क्वार्टर वन में भी काफी कंपनियों का इंप्रूवमेंट हुआ और अभी क्वार्टर टू के हम लोग टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो इस दौरान जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, तो उन्होंने क्या बेसिकली गार्ड रेल्स निकाली थी। तो उसमें क्या किया लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने बेसिकली बोला कि भाई अगर आप लोग बहुत ज्यादा लेंडर्स मतलब 3 या 4 लेंडर्स हैं, तो वहां पे उनको बेसिकली नया डिसबर्समेंट नहीं देना है। तो एक तो वो चीज हो गई, और फिर जो 2 लाख के ऊपर भी डिसबर्समेंट था, थोड़ी सी वहां पे भी कर्टेलमेंट किया था। तो इस तरह से बेसिकली इस गार्ड रेल से क्या हुआ ना, एक और आपकी जो न्यू कस्टमर एक्विजिशन होता है वो भी कम हो गया। तो इस तरह से बेसिकली सेक्टर ट्रांजिशन कर रहा था। अब ये चीज हो गई, तो इस तरह से ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था। फिर मार्च के बाद आप देखेंगे अभी क्या हुआ। यही होता है इस सेक्टर में, क्या है फिर अनसीजनल रेंज हो गई थी। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि भाई ये नया फाइनेंशियल ईयर आएगा तो वहां पे सभी कंपनियों का बॉटम आउट हो चुका होगा, और अभी यहाँ से हम लोगों को साइकिल रिवर्स होनी स्टार्ट होती हुई दिखेगी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमारी इकोनॉमी में चीजें इतनी हमारे अकॉर्डिंग तो चलती नहीं है। अभी जब आपने देखा कि लास्ट पूरा H1 जो रहा है वो पूरी बारिश वगैरह के कारण रहा है। आप देखिए चेन्नई में फ्लड्स थे, फिर आपके पूरा जो आपका बिहार वाला एरिया हो गया, फिर आपकी जो कोलकाता एरिया यहाँ पे भी फ्लड्स थे, फिर सदर्न इंडिया में भी फ्लड्स था। तो इस कारण जो फ्लड्स वगैरह हो गए, तो इसी के कारण अब जो जो प्लेयर्स आपके इन रीजन में होते हैं, हमने अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से भी देखा कि गुजरात वगैरह में भी फ्लड्स वगैरह हो गया, फिर जो टैरिफ वगैरह हो गया, नॉट फ्लड्स, टैरिफ वाले जो इशू है उसके कारण वहां पे भी दिक्कत आ गई। तो ये सारी जो पूरे फाइनेंशियल्स हैं, जितने भी, तो कस्टमर की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। फिर एट द सेम टाइम आप देखेंगे ना, जो इनके जो खास करके जो माइक्रो फाइनेंस में वर्क करता है, उनके जो कस्टमर होते हैं वो बहुत ही रूरल एरियाज में वर्क करते हैं ना। उनका जो इनकम होता है वो डिपेंड करता है आपके, मान लीजिए कोई बैग्स वगैरह बना के बेचते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस ने काफी अच्छा एग्जांपल भी दिया था। तो फिर कुछ आपके टायर वगैरह वाले शॉप्स में काम करते हैं, फिर एग्रीकल्चरल कस्टमर्स होते हैं इनके काफी सारे। तो ये सारे जो कस्टमर्स हैं, सिंस आपके एग्री इकोनॉमी में काफी डिपेंडेंट होते हैं, तो उसकी उसके कारण थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है ना। तो इनका जो बेसिकली लोन अपने ईएमआई को पे करने की जो एबिलिटी होती है वो पूरी मतलब अफेक्टेड हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर का इंटेंट खराब होता है कि हम पैसे पे नहीं करेंगे, रादर जो उनकी एबिलिटी होती है वो कर्टेल हो जाती है। तो इसी कारण जितनी भी कंपनियां हैं सबको आपको बेसिकली प्रोविजन बढ़ाने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि अपने पूरे एयूएम बुक को क्लीन रखना है। बट फिर क्या होता है, जब धीरे धीरे आप कलेक्शन की तरफ आप जाते हो, तो वो मान लीजिए उनका 30+ डीपीडी क्रॉस होता है, 15+, पहले 15+ क्रॉस होता है, फिर 30+ क्रॉस होता है, फिर 60+, फिर 90+ होता है, फिर आपके एनपीएस बढ़ते हैं। तो जब भी आप इस तरह की कंपनीज को देखते हो ना, तो आपको बेसिकली ये ट्रेंड दिखना है कि कैसे जो फ्रेश स्लिपेजेस है वो उसका डायरेक्शन किस तरह से हो रहा है। क्योंकि अगर वो घटेगा तभी तो फाइनली जाके आपका एनपीएस घटेगा। लेकिन मे भी आपको स्टार्टिंग के साइकिल में एनपीएस बढ़ता हुआ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी बुक है वो तो हमारी खराब थी, तो उसके कारण वहां से तो आपके एनपीएस में कन्वर्ट होंगे। तो धीरे धीरे कंपनियां फिर कलेक्शन पे फोकस करती है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। अब मैंने आपको H1 में बोला, फिर से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई थी, क्योंकि एक तो क्या होता है आपका H1 ऑलरेडी वीक क्वार्टर होता है, वीक हाफ ईयर होता है, क्योंकि यहाँ पे मानसून धूप वगैरह होती है, एक्टिविटीज कम होती है ना। तो इस तरह से ये पूरी इंडस्ट्री चल रही थी। अब अगर आप H2 देखेंगे, तो जितनी भी कंपनियां हैं एक सभी का नैरेटिव इसी तरह का ही है कि हम लोग H2 में चीजों को इंप्रूवमेंट की तरफ देख रहे हैं, और बॉटम हुआ हुआ चीज तो हमें दिख रहा है। ठीक है, चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रही है आगे। ये भी क्या होता है आपके ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप क्रेडिट एक्सेस को देखोगे ना, तो उसकी जो ज्योग्राफी है वो आपका कर्नाटका वगैरह, तमिलनाडु में भी इसके
AUM बुक है, कुछ आपका फिर बिहार MP वगैरह वहां से भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बट जो मेजर बुक है इनका वो आपका सदर्न इंडिया में, कर्नाटका वाली जगह में है। तो अभी क्या हो रहा है कि वापस से जब रेन्स वगैरह हो गई, जैसे मध्य प्रदेश में भी बारिश वगैरह थी, तो उनसे जो कुछ कुछ पोर्टफोलियो है उनका लास्ट क्वार्टर में भी हमें दिखा था, जो पैड 15 होता है पोर्टफोलियो एट रिस्क होता है, मतलब आपकी EMI की डेट आ गई बट आपने 15 दिन तक वो EMI पे नहीं किया है, तो वहां पे आपको कुछ कुछ ज्योग्राफी में वो इंक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा। और अगेन लेकिन जब आप मुथूट माइक्रो फाइनेंस को देखोगे ना, तो सिंस वो लोगों का कॉन्सेंट्रेशन तमिलनाडु केरला वगैरह यहाँ पे जाता है, वहां पे अनलाइक मतलब अगर देखेंगे तो कर्नाटका में भी है, बट अनलाइक क्रेडिट एक्सेस मुथूट का जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उनका चीजों में कोई आपको इफेक्ट दिखता ही नहीं है, रादर उनके सभी पैरामीटर्स पे इंप्रूवमेंट ही दिखता है। सो ये चीज है। अब हम लोग देखते हैं, एक बार PPT से गो थ्रू कर लेते हैं, फिर आपको और पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होगा। सो जस्ट लेट मी शेयर। सो तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ओके, तो हम लोग पहले क्रेडिट एक्सेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, सिंस अभी तो हमें दिख रहा है कि सब कुछ पीक आउट मतलब बॉटम आउट हो चुका है, तो आपको अगर देखना है ना, आप ये देखिए, नोट कीजिए, अगर आप इनके ग्रॉस लोन बुक को देखोगे ना, तो उसमें तो इंक्रीमेंट आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि अभी तक कई सारे राइट ऑफ्स वगैरह हो रहे थे ना, तो इसके कारण अगर आपने कुछ डिसबर्स भी किया है तो एट द सेम टाइम आपको राइट ऑफ भी करना पड़ रहा है, तो उसके कारण उतना सा आपको इम्पैक्ट मतलब दिखता नहीं है AUM ग्रोथ पे। बट अभी H2 में पूरी जितनी भी कंपनीज है वो सभी आपके AUM ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। अब इसलिए आपको अगर देखना है चीजों को, तो आप देखिए डिसबर्समेंट को देखिए। डिसबर्समेंट में आपको दिख जाएगा कि 30%, 32% के आसपास इन्होंने फ्रेश पैसे दिए हैं। तो इससे आपको ये क्लियर होता है कि अभी जो डायरेक्शनली कंपनी जो है फोकस कर रही है अपने ग्रोथ वाले मेट्रिक्स पे। सो इस तरह से आपको देखना है। और बाकी तो इनके जो भी पैरामीटर्स हैं, ये सारी चीजें हैं। हम लोग आगे अगर देखें, तो अगर आप देखेंगे ना कि ये लोग अपना पूरा, अगर सारे स्टेट्स को देखोगे, तो आपका जो इन लोग पैरा 15 का नंबर दिखाते हैं, मतलब कि बेसिकली जो फ्रेश स्लिपेजेस होना है वहां पे आपको कमी होती हुई दिखती है। तो आप बोथ इंक्लूडिंग एज वेल एज एक्सक्लूडिंग कर्नाटका देखिए, तो वो बॉटम आउट हो ही चुका है। कर्नाटका का केस क्या है, हमने SBFC वगैरह के वीडियो में भी डिस्कस किया है। बेसिकली जो ऑर्डिनेंस वाला इशू था वहां पे, तो उसके कारण इम्पैक्ट आया था, बट अभी तो वो सारी चीजें भी थोड़ी सी नॉर्मलाइज होने लगी है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप इनकी क्रेडिट कॉस्ट को देखिए। क्रेडिट कॉस्ट आपको दिखेगा। क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है कि बेसिकली आपको प्रोविजंस किया ना, तो प्रोविजंस करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ तो पैसा साइड रखना पड़ेगा, तो दैट इज नोन एज क्रेडिट कॉस्ट। तो अगर आप देखेंगे तो उससे कंटिन्यूअसली उसका जो नंबर है लास्ट 4 क्वार्टर से घट रहा है। बट अभी क्या है ना, आप ये लास्ट ऐसा जो एक्सपेक्टेशन था सभी का कि जो Q2 है वहां पे जो क्रेडिट कॉस्ट है उसका और ज्यादा आपको डिक्रीमेंट दिखेगा, बट वो चीज डिक्रीमेंट क्यों नहीं दिखा है आपको, क्योंकि आपके इनके कुछ स्टेट्स वगैरह में रेन्स फ्लड्स वगैरह के कारण, सीजनल नेचर के कारण वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिखा है। तो ये सारी चीजें, तो अभी वही चीज आपको दिखाने के लिए देखिए, कर्नाटका का पोर्टफोलियो तो ऑफकोर्स कम हो रहा है, बट आप यू कैन नोटिस फ्रॉम महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ठीक है चीजें। देन अगर मैं आपको सेम ट्रेंड दिखाऊं, आपका ये देखिए मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखेगा, बाकी बिहार यूपी उन जगहों में पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक सीजनल नेचर है। तो कहने का मतलब क्या है, सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है, चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ ही है, ग्रोथ फोकस भी आपका AUM के ग्रोथ पे ही है। बट अभी कहने का मतलब है कि ये थोड़ा डिलेड हो गया है इन द केस ऑफ क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। तो ये वाली चीज है। अब बाकी इसमें आपको मैं इस स्लाइड से अच्छा मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूँ, जस्ट इट मीन। तो अगर आप देखेंगे ना, तो क्रेडिट एक्सेस के बारे में अगर आपको देखना है कि, तो आप इसकी नोटिस कीजिए कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनका जो 3+ लेंडर्स थे ना, मतलब मान लीजिए कोई कस्टमर है इनका, उन्होंने 3 अलग अलग जगहों से लोन लिया है, तो उसका परसेंटेज टोटल कस्टमर्स में अराउंड 25% था, वो अभी घट के 7% पे आ गया है। सिमिलरली अगर आप ऐसे कस्टमर को देखोगे जो ओवर लेवरेज थे, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कोई ऐसा कस्टमर जिसने 2 लाख से ज्यादा का लोन लिया है, तो अगर आप उसको देखेंगे ना, तो वो अराउंड 19% था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और अभी वो घट के 7% हो गया है। तो अगेन आपको ये भी दिखाता है कि कंपनी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। और एट द सेम टाइम भी अगर आप देखोगे ना, जो इनके न्यू कस्टमर्स हैं उसका भी नंबर्स काफी, आई थिंक 20-30% न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इनकी बुक एक तरह से पूरी क्लीनिंग की तरफ बढ़ रही है। तो ये चीज है। अगर आप अब इनके क्रेडिट कॉस्ट वगैरह के बारे में देखेंगे हम लोग, तो हाँ, अगर बट उसके पहले अगर आपको ओवरऑल पैर ट्रेंड देखना है, तो आप देख सकते हैं कि सभी पैर 0+, 30+, 60+, सभी में जो डायरेक्शनली चीजें हैं वो आपकी अच्छे की तरफ ही बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जब ये पैर आपका कम होगा पोर्टफोलियो एड्रेस, तो इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में आपको जो NPS वगैरह के नंबर है वो कम होते हुए दिखेंगे, क्योंकि आपका जो नेट स्लिपेजेस है वो उसकी उसकी अमाउंट कम हो रही है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ये चीज है। अब तो ये तो इनकी प्रोविजनिंग वगैरह के बारे में है। तो इसमें ही अभी देखिए क्रेडिट कॉस्ट का अगर आप नंबर देखिए, तो आपको दिखेगा कि ये कंटिन्यूसली घट रहा है। तो ऑल्दो देयर कुड बी अ केस कि भाई थोड़ा सा जो पेस है उसका घटा है, मतलब पेस जो इंप्रूवमेंट का पेस था उसमें कमी हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शनली चीजें रिवर्स हो गई है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सी
और ओके, यहीं पे मैं आपको बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो इनका क्रेडिट कॉस्ट का पहले का गाइडेंस था ना FY 26 में, वो अराउंड 5 से 6% के बीच में था। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि जो पेस है चीज़ों की इंप्रूवमेंट का, उसमें थोड़ा स्लो डाउन दिखा है बिकॉज ऑफ सीजनल नेचर। तो उसी के कारण इस कंपनी ने कहा है कि भाई हमारा एक तो स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं, उसके कारण कुछ 30-40 बेसिस पॉइंट में क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीमेंट दिखेगा FY 26 में। और कुछ ECL प्रोविजनिंग होती है। बेसिकली क्या है, आपके जो पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप प्रोविजंस करते हो ना, उसमें भी चेंजेस होंगे। जनरली क्या होता है, वो आपके पिछले 3 साल के डेटा को ये लोग देखते हैं, ठीक है। लास्ट 3 ईयर का डेटा देखा इन्होंने। अब उसके बेसिस पे ये लोग अपना ये देखेंगे कि जो इनकी पोर्टफोलियो है उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी लोन्स को ये एनपीए बनने की। फिर मान लीजिए कोई एनपीए बना तो उसमें से कितना पैसा ये लोग रिकवर कर पाए। तो ये सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं। अब आप ये देखिए लास्ट 1 ईयर में तो इनका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रेस में था। तो अभी बेसिकली वो जो कचरा है वो इनके उस कैलकुलेशन के अंदर आ गया है। जब तक वो कचरा क्लीन नहीं होगा तब तो इनका जो एसीएल प्रोविजनिंग में आप क्रेडिट कॉस्ट लेते हो, कितना परसेंटेज आपको क्रेडिट कॉस्ट के लिए रखना पड़ेगा, तो वो भी चेंज हो गया है। तो इसके कारण अभी आपको दिखेगा कि इस पर्टिकुलर साल में लगभग 30-40 बेसिस पॉइंट वहां से भी इंक्रीमेंट दिखाया। और ये जो चीज़ है ना, इसी के कारण यही ट्रेंड आपको FY 27 में भी होता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए ओवरऑल FY 26 में जो इनका क्रेडिट कॉस्ट है, अगर आप ऑन नेट नेट बेसिस देखोगे ना, जो इन्होंने नया गाइडेंस दिया है, अराउंड 70 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया है। तो उससे FY 26 में इनका जो नेट क्रेडिट कॉस्ट है वो अराउंड आपका 5.8 से 6.3% तक रहेगा। तो और बाकी FY 27 देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी आई थिंक 4.5% के आसपास इन्होंने बोला है। और जबकि अगर आप देखेंगे ना, जो सही टाइम था इनका, जब ये लोग सब कुछ इनके पैरामीटर सही चलते थे, तो 2-3% के बीच में रहते थे वो। तो वही है, कहने का मतलब ये है कि इसको भी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी आप देखिए, हाँ, अगर आपको इस कंपनी को देखना है तो वन मोर इंटरेस्टिंग चीज़, आपको इनके जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, आप ये सारा पैरामीटर्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए। बिकॉज जब हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे ना, तो सिंस बहुत सारे इश्यूज थे तो वहाँ पे आपको नंबर्स खराब ही दिखेगा। तो उसी का आप एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, आपको दिखेगा जो इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। अगर आप वो देखोगे तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको 8% का डिक्रीमेंट दिखेगा। दैट्स वाई जो आपकी पैट है वहाँ पे काफ़ी जंप मिला है। तो जब लोग कहते हैं कि हम इसको अप साइकिल की तरफ प्ले करना चाहते हैं, तो जो पूरा गेम है, एक तो आपका ये जो इम्पेयरमेंट की चीज़ है ना, ये रिवर्स होगी। ये चीज़ आपको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में भी दिखा होगा, अगर आपने पहले ट्रैक किया उसको। फिर साथ ही साथ आपको पीएनबी बैंक में भी दिखा है, खास करके पीएसयू बैंक में दिखता है, जो वो एनपीए रिवर्स होते हैं। तो वैसा ही ट्रेंड यहाँ पे भी है। बट अनलाइक दोज कंपनीज, इस कंपनी में क्या होगा, एट द सेम टाइम जब साइकिल रिवर्स होगा, एक तो यहाँ पे आपको इम्पेयरमेंट में चीजें रिवर्स होते हुए दिखेगी, क्रेडिट कॉस्ट कम होता हुआ दिखेगा। एट द सेम टाइम जो इनका एयूएम ग्रोथ है वो भी बहुत ही रैपिड पेस पे ग्रो होगा, मतलब 20-30% पे ग्रो होगा। जैसे अभी इनका अगर आप एयूएम ग्रोथ का मैं आपको गाइडेंस बताऊं, तो पहले आई थिंक 14 से 18% के बीच में बोला था इन्होंने, ठीक है। अभी सिंस थोड़े से इशूज आ गए हैं, तो इनका जो न्यू क्रेडिट कॉस्ट नहीं, जो एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस है, वो उन्होंने लोअर रेंज की तरफ कर दिया है, मतलब 14 से 15% बोला है। सो कहने का मतलब ये है, अगर अभी आप H1 देखोगे तो सिंगल डिजिट में ग्रोथ हुआ है, 4-5% पे हुआ है ना। बट अगर इनको ईयरली बेसिस पे पूरा एयूएम ग्रोथ 14-15% पे लेके आना है, तो दैट मीन्स आपको ये भी दिख रहा है इस क्वार्टर में डिसबर्समेंट 33% पे हुआ है ना। तो देर इज अ क्लियर साइन कि भाई जो आपका H2 है वहां पर डिसबर्समेंट भी बहुत तेजी से ग्रो होगा, राइट ऑफ्स कम होंगे, क्योंकि आपकी जो जितनी भी एक्सपर्ट मतलब पैर वाले जो चीजें हैं, मतलब 15-30 और 60+ डीपीडीज है, वहां पे चीजें इंप्रूव हो रही है। तो एनपीएस आपके नहीं बढ़ेंगे, तो आपको नया राइट ऑफ नहीं करना पड़ेगा। डिस्बर्समेंट बढ़ गई, राइट ऑफ ने कम किया आपका, तो आपको एयूएम के नंबर्स पे दिखेगा। तो इस तरह से एयूएम पे आपको इंक्रीमेंट दिखेगा। और जब आप एयूएम इंक्रीमेंट होगा, आप उस पर यील्ड चार्ज चार्ज करोगे, आपके नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगा, और वो आपके बॉटम लाइन में आएगा, जो कि अगेन बूस्ट हो जाएगा आपका इम्पेयरमेंट कॉस्ट कम होने से। सो ये बेसिकली सिनारियो है इस कंपनी के साथ, जो चीज़ होने वाली है अभी आने वाले आ, कुछ क्वार्टर्स में या एक साल में। तो दिस इज हाउ वी हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग। अब मैं आपको कुछ और नंबर्स वगैरह के बारे में हम लोग देख लेते हैं ना। ओके, एक जनरल चीज़ मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे, दोनों कंपनी के लिए कनेक्ट हो जाएगा कि, बट उसके पहले आप जस्ट एक चीज देख लीजिए यहाँ पे, पोर्टफोलियो यील्ड जो है आपको कंसिस्टेंटली दिखेगा कि कंपनियों का 20.3 से इस क्वार्टर में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन वी आर सीइंग, तो वो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। अगेन आप कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग, पहले पहले तो ये पोर्टफोलियो यील्ड क्यों बढ़ा है। पोर्टफोलियो यील्ड इसलिए बढ़ा है कि कंपनियां क्या करती है, सिंस क्रेडिट कॉस्ट बढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे उसको अपने कस्टमर्स को पास ऑन करता है, तो यील्ड ज्यादा चार्ज करते हैं। तो एक तो वहां से बढ़ गया इनका, है ना। अभी आप कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग देखिए, कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग वाला पॉइंट मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है फाइनेंसिस में। अभी आपकी रेपो कट साइकिल चल रही है ना, तो वहां पे जब वो ट्रांसमिट होके एमसीएलआर रेट पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में पास ऑन होगा, तो सभी को जो न्यू फ्रेश बोरिंग्स होती है ना, उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग, वो कम होती है। मार्जिनल क्या, जो मैं फ्रेश बोरिंग कर रहा हूँ, एक होता हो गया पूरा आपका एग्रीगेट जो पहले से चल रहा है,
तो मार्जिनली चीजें इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम होगा, तो उसी उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिखता है 9.7 से 9.6% हुआ है। और आई थिंक फ्रेश जो इनकी मार्जिनल अभी की बोरोइंग है वो आई थिंक कुछ 8.5% पे मिल रही है इनको, तो वो भी आपको दिखेगा। और जब ये दोनों चीज का प्ले आउट होता है तो आपको आपकी जो स्प्रेड होती है, मतलब नेट मोटा मोटी मेरे पास कितना बचा वो स्प्रेड है, तो उसमें भी आपको इंक्रीमेंट दिखता है। आप सिंपली इस दोनों चीज को माइनस कर सकते हो। तो ये चीजें, अब ये सारी चीजें प्ले आउट होती है तो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगा तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो की। कॉस्ट टू इनकम रेशियो आपका निकलता है पूरा जो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम होता है ना उसमें निकलता है, तो वो उसमें भी आपको आपको डिक्रीमेंट दिखेगा। बट जब आप ओपेक्स और ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो देखोगे ना, तो वहां पे आपको रादर थोड़ी सी स्लाइट इंक्रीमेंट दिखती है, 5.1 से 5.2% हुआ है। अब ऐसा क्यों है? ओपेक्स में ओपेक्स टू ओवरऑल जो एयूएम है उसमें आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्यों नहीं दिख रहा है, जबकि बाकी सारे पैरामीटर्स अगर इंप्रूव हो रहे हैं तो। ठीक है, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको मैं 3 से 4 चीज कनेक्ट करता हूँ। एक, अभी तो पिछले कुछ क्वार्टरों में इनका एयूएम ही नहीं बढ़ा है ना। बट जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, आप ब्रांचेस खोलते हो, नए कस्टमर को लेके आते हो, कलेक्शंस के ऊपर काम करते हो, वो सारी चीजें तो कंटिन्यूसली होती है ना। तो जब तक इनका एयूएम पे आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा, तो आपको ओपेक्स वाला पैरामीटर जो ओपेक्स बाई एयूएम है वहां पे आपको इंक्रीमेंट दिखेगा ही दिखेगा। तो इसीलिए जब आप आगे वाले क्वार्टर्स में देखोगे, जब इनका नेट डिस्पर्सल बढ़ने लग जाएगा और जो एयूएम बढ़ेगा, तो वो नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो वो भी चीज आपको देखनी पड़ेगी, तो वो भी ट्रेंड हम लोग देखेंगे आगे जाके। तो क्या इन्होंने ओपेक्स के बारे में कुछ नंबर बोला है? आई डोंट थिंक इन्होंने कुछ गाइडेंस दिया है ओपेक्स के बारे में। सो ठीक है, वो तो हम डायरेक्शनली चीज़ों को बढ़ता हुआ देख लेंगे, और बाकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह है वो भी इंप्रूव हो ही रही है। सो ये सारी चीज़ है। ओके, इसके अलावा अगर आरओए और आरओई पे गाइडेंस देख लीजिए, तो आरओए पे जो इन्होंने गाइडेंस दिया था, अगर मैं आपको बताऊं, तो लगभग 3 से 3.5% के बीच में इन्होंने बोला था हमारा आरओई रहेगा। तो अभी तो देखिए इनका कम है ना। तो जो आने वाला क्वार्टर है, तो कंपनी जो कहती है कि आप देखिए, जो ऑल्दो इनका ओपेक्स वगैरह चीज जाता है, तो क्या ये लोग आरओए को बढ़ा पाएंगे? तो ये कैसे इंटरप्ले होता है, आप देखिए, जब आरओए बढ़ेगा और आरओई बढ़ेगा, दैट मींस कंपनी की ओवरऑल ऑपरेशनल मैट्रिक्स बढ़ रही है, ऑपरेशनल मैट्रिक्स इंप्रूव हो रही है। कहने का मतलब क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। तो इसके लिए क्या क्या लीवर्स हैं, मैं आपको 3 से 4 चीज बोलता हूँ, तो आप कनेक्ट कर लेना मुथूट माइक्रो फाइनेंस के केस में भी। एक, पहला, आपकी लेंडिंग रेट कम होगी, ठीक है। दूसरा, आपका जो एयूएम बढ़ेगा तो ओपेक्स वाला पार्ट कम होगा। थर्ड, इनके यील्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं। और चौथा चीज, सिंस आपकी एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो रही है, और आपकी नए जो पोर्टफोलियो है वो आपके पैर 30, 60, 90 से लेकर एनपीए की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, राइट ऑफ्स कम करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो 3-4 चीजों का इंटरप्ले होगा, तो उसके कारण ये लोग कहते हैं कि भाई, ऑल दो थोड़ा सा हमें क्रेडिट कॉस्ट पे अभी इम्पैक्ट लेने मिला है, बट एट द सेम टाइम जो आपकी ऊपर की चीजें है ना, मतलब कहने का मतलब जो डिसबर्समेंट वगैरह है वो भी तो इंप्रूव हो रहा है, साथ में क्रेडिट कॉस्ट भी कम हो रही है, तो दोनों का एक मिक्सअप रहेगा। तो इसके कारण क्या है, जो इनका आरओए है वो कह रहे हैं अराउंड 4% के आसपास हम लोग रख सकते हैं। तो वो देखते हैं, है ना। तो वो भी कैसे होगा वो हमें देखना पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रेडिट एक्सेस के केस में, जो लेट मी सी। तो ये सारी चीज होगी। और बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिख जाएगा कि एसेट क्वालिटी वगैरह तो इंप्रूव हो ही रही है इनकी। सो ये सारी चीज है इस कंपनी के बारे में। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस की तरफ, है ना। तो एक हमने कर लिया। सो अगर आप मुथूट माइक्रो फाइनेंस को देखोगे ना, तो अनलाइक, अगर हम लोग अगर हम लोग मुथूट माइक्रो फाइनेंस को देखें, तो ये कंपनी कहाँ है, आपकी केरला बेस्ड कंपनी है ना। मुथूट ग्रुप जो है पूरा आपका, मतलब बाकी जो गोल्ड लोन वगैरह में भी है, तो इनका आप एयूएम बुक देखोगे ना तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। 1,25,000 के आसपास है। तो ये इनके साथ भी वही वाला इशू था जो बाकी कंपनी के साथ हुआ। बट जब आप इस कंपनी के बारे में देखेंगे ना, तो इनका अगर मैं आपको कुछ चीज बताऊं, तो इन्होंने जो अपना गाइडेंस, इनका पहले तो जो लोन बुक है वो मेजर चंग आपका माइक्रो फाइनेंस में ही है। बट जो बचा हुआ कुछ बुक है, ये लोग अपना कुछ डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे आपके इंडिविजुअल लोन्स वगैरह देंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देंगे, आपके गोल्ड लोन्स वगैरह में जा रहे हैं। गोल्ड लोन्स में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अगेन इनके पास पूरी बैकिंग है आपकी मुथूट ग्रुप की। तो इस तरह से चीजें चल रही हैं। अब अगर पूरे आपको माइक्रो फाइनेंस को देखना है ना, एक तो सिंपली आपको ये पता है कि आरओई जो होता है वो इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर उसको जज करना है तो आप उसको देखने के लिए आप चाहिए क्रेडिट कॉस्ट की तरफ जाइए, ठीक है। तो क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव होगी तो आपकी बाय डिफॉल्ट आरओई इंप्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां पे चीजें इंप्रूव, मतलब वो क्लीन होने लग जाएगी ना, वो साफ सुथरी हो जाएगी, तो आपकी जो बॉटम लाइन है वो अच्छी होने लग जाएगी। तो इसी को समझने के लिए जब आप इस कंपनी का अगर आप लास्ट ईयर का क्रेडिट कॉस्ट देखोगे ना, तो वो अराउंड 9.4% था बाय द एंड ऑफ FY 25।
जब क्वार्टर 1 आया तो इनका आई थिंक 4 से 5% के बीच में क्रेडिट कॉस्ट था। इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे क्रेडिट कॉस्ट तो वो आपको दिखेगा वो अराउंड 3 पॉइंट समथिंग आ गया है। तो जस्ट लेट मी शो यू द एग्जैक्ट नंबर्स। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए 3.6% क्रेडिट कॉस्ट आ गया है। अब इनका जो गाइडेंस था ना क्रेडिट कॉस्ट का, वो इनका गाइडेंस था 4 से 5% रखने का। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि क्रेडिट कॉस्ट उस नंबर्स को बीट कर चुका है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपनी के केस में अनलाइक क्रेडिट एक्सेस यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंप्रूवमेंट जो है वो फास्टर पेस में है, और जो अभी जो अनसीजनल रेंज वगैरह हुए हैं उसका इम्पैक्ट इस कंपनी को नहीं दिखा है। तो ये चीज है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखिए सारे नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। तो ये चीज़ है। तो अब हम लोग आप देखिए अगर डिसबर्समेंट दिखाऊँ आपको तो क्रेडिट एक्सेस के केस में 32 या 33% पे ग्रो किया था। इसी केस में अराउंड 28% पे ग्रो किया है। तो अगेन विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जनरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इतना डिसबर्समेंट बढ़ता नहीं है ना। आप एसबीएफसी को देख लीजिए, आप बाकी कंपनीज को देखिए, वो कितने होते हैं 5% 7% ऐसे बढ़ता है ना। बट अभी जैसे जब अप साइकिल हो रहा है तो यहाँ पे हमें दिखता है कि डिसबर्समेंट का नंबर कितना इंक्रीमेंट हुआ है। और बाकी आप जीएनपी एनपीए नंबर्स को भी देख सकते हो। एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी में क्या है, बेसिकली जो फ्रेश आपके जो लोन्स वगैरह दिया है वहाँ पे कैसी कलेक्शंस है, तो वो आपको दिख रहा है कि 99.8 है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपके जो फ्रेश स्लिपेजेस है उसमें कैसा रहा है ट्रेंड, उसका रिप्रेजेंटेशन है। सो ये चीज़ है। अब अब अगर मैं आपको फाइनेंशियल हाइलाइट्स के बारे में कुछ बताऊं तो आपको दिख जाएगा कि जो निम और पीपीओपी का नंबर है वो सारी चीजें आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होते हुए दिखेगी। और क्रेडिट कॉस्ट के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बात कर ही लिया आपसे। बाकी आरओई और आरओई प्रोफाइल भी इनका इंप्रूव हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब ये अगर मैं आपको इन जनरल कुछ जो इनका बिजनेस है उसका कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं कि जो इनका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है वो आपके सदर इंडिया में है। मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी काफ़ी कि इनका अगर आप देखेंगे तो ऑल्दो कर्नाटका में प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, बट उसके बावजूद भी जो रेंज वगैरह हुए हैं जो आपको क्रेडिट एक्सेस के केस में दिखा है वो वाला इम्पैक्ट आपको यहाँ नहीं दिखता है। रादर ये लोग कहते हैं कि हमने इतने से इसको ऑप्टिमाइज किया है और चीज़ों को मैनेज किया है रिस्क प्रोफाइल को, तो उसके कारण इनके पोर्टफोलियो में उतना रिस्क नहीं दिखा है इनको। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। तो ये है। और हाँ, ये जस्ट जस्ट लाइक क्रेडिट एक्सेस, ये भी कंपनी जो देखेंगे आप अक्रॉस द साइकिल देखिए, जो इनके एनपीए नंबर है कभी 7 या 8% के ऊपर गया ही नहीं है, इवन ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोविड। और अभी तो चलिए ठीक है, आपका 4 साढ़े 4% के बीच में ही गया है, तो अगेन कहता है कि कंपनी बताता है आपको कि बेसिकली कंपनी में कितनी स्ट्रेंथ है। तो यहीं पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो ये लोग अगेन वही चीज़ बोल रहे हैं कि क्वार्टर 2 में आपका जो नॉर्दर्न इंडिया बिहार वगैरह के आसपास या फिर जो आपके अ, ये महाराष्ट्र वगैरह मध्य प्रदेश यहाँ पे कुछ अनसीजनल रेंज थे, है ना, तो उसके कारण पोर्टफोलियो में उतना इनको दिक्कत नहीं दिखी है। तो अगेन वेरी गुड थिंग। ओके, ये तो कलेक्शन एफिशिएंसी है, ये तो ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी होगी 93% है। वो भी आपको दिखेगा लास्ट 3 क्वार्टर्स आप देखिए वो बढ़ते हुए ट्रेंड में है। तो जब कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव होती है तो आपने जो लोन्स दे दिए जो पहले वो आपके एनपीएस बन गए थे तो उसकी भी रिकवरी हो रही है, वो भी आपको दिखाता है। और जो आप अगर एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी देखोगे तो वो तो इंप्रूवमेंट ही है, क्योंकि क्या है ना, जो इनका जो दूसरा वाला पोर्टफोलियो जहाँ पे ये लोग गोल्ड लोन्स वगैरह दे रहे हैं वो पोर्टफोलियो का साइज अभी बहुत छोटा है, और उसमें तो इनका कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। मतलब वहाँ पे एनपीएस वगैरह बहुत ही लो नंबर्स पे है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है वो वाला। तो दिस इज थिंग। अब बाकी अगर आप एसेट क्वालिटी देखोगे ना तो वो भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होती हुई दिखेगी, बोथ जीएनपीएस नंबर और एनएनपीए नंबर का। तो ये चीज़ है। बाकी आपको मैंने क्रेडिट कॉस्ट वगैरह के बारे में बताया। तो अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तो क्वार्टर वन में देखिए क्रेडिट कॉस्ट कितना आया था, 132 करोड़। क्वार्टर टू में आया 118 करोड़। अगर आप इन दोनों चीज़ को जोड़ दोगे तो लगभग 250 करोड़ होता है ना, 250 करोड़ हो जाएगा ना अप्रोक्सीमेट। तो इन्होंने जो पूरे पैसे सोचे थे क्रेडिट कॉस्ट के लिए वो अराउंड 300 करोड़ के आसपास सोचे थे। अब एक्चुअली में नंबर कम आया है, इसीलिए आपको जो क्रेडिट कॉस्ट होता है ना, जो इनका 4.5% का गाइडेंस था, तो एक्चुअल क्रेडिट कॉस्ट ये लोग जो देख रहे हैं वो आपका 3.6% अभी आया है। तो ये चीज़ है। तो इसका अगर आपको इम्पैक्ट दिखेगा तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो ऑपरेशनली जो कंपनी आगे की तरफ बढ़ रही है ना, जो भी इनको गाइडेंस दिया है, पहले मैं इनके गाइडेंस के बारे में बात करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो एयूएम पे इन्होंने बोला है 5 से 10% ग्रो करेंगे। आप क्रेडिट एक्सेस को रिकॉल कीजिए, अभी हमने डिस्कस किया, उन लोगों ने कितना बोला है 14 से 15%। बट अगर आप लॉजिकली देखोगे ना तो क्रेडिट एक्सेस का थोड़े इश्यूज के कारण पहले वो जो 18% के आसपास होना था वो घट के लगभग 14% की तरफ गया है। और इनके केस में देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो लोग अपने इस गाइडेंस को बीट करेंगे, और ये लोग खुद भी कहते हैं कि वी विल ट्राई टू ओवर अचीव दैट। तो वो चीज़ है। आप नीम को भी देखिए, सिंस इन्होंने यील्ड वगैरह को पास ऑन किया है तो उससे आपके इसमें भी इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो और बाकी वो इन्होंने नीम का गाइडेंस दिया है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह के बारे में बोलेंगे, सिंस अभी देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या चाहिए, यहाँ पे क्या है ना कि ये लोग अभी कुछ नए ब्रांचेस वगैरह भी खोल रहे हैं। तो अभी तो ऑल सारे ब्रांचेस खुल गए हैं, तो आपको दिख सकता है कि जो क्रेडिट ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आपको थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा इस कंपनी का, है ना। 6.9% दिख रहा है, जो FY25 से भी बढ़ा है और उनके गाइडेंस से भी ज़्यादा है। तो कंपनी कहती है सारी चीज़ें हमने कर ली है, तो आपको आने वाले क्वार्टर्स में उस पर भी आपको इम्पैक्ट दिखेगा। सो ये चीज़ है। और क्रेडिट कॉस्ट के बारे में मैंने बोल दिया आपको, 9.4% लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था।
अभी तो इनका 4% हो गया है गाइडेंस H1 में, और अभी आप Q2 को देखोगे तो 3.6% आया है। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शनली वो इससे कम ही आएगा, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो क्रेडिट कॉस्ट पे है ये लोग अपने गाइडेंस को बीट करेंगे। और अगेन जो आरओई प्रोफाइल है अभी तो 0.6% है, तो यहाँ पे भी इनका जो बेसिकली गाइडेंस है, तो अगर आप देखेंगे ना आप इसको सेम वही पैरामीटर्स पे चाहिए जो मैंने आपको क्रेडिट एक्सेस में बोला है, जो 3-4 मैंने चीज बोली ना, डिसबर्समेंट बढ़ रहा है, क्रेडिट कॉस्ट कम होगा, एयूएम ओवरऑल बढ़ जाएगा, है ना, और यील्ड भी पास ऑन किया है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी। तो इन 4-5 चीजों के कारण, और साथ ही साथ इस कंपनी में क्रेडिट कॉस्ट में भी कुछ इशू नहीं आया है, तो डायरेक्शनली जब ये एग्जिट करेंगे पूरा फाइनेंशियल ईयर, मतलब Q4 के एंड में, तो ये लोग 2% आपके आरओई की तरफ पहुंच जाएंगे। जब आरओई बढ़ेगा तो आपका अगेन जो आपकी आरओई है उसकी प्रोफाइल भी बढ़ जाएगी। सो ये सारी चीज है आपकी क्रेडिट एक्सेस के बारे में। तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं क्रेडिट एक्सेस के बारे में, और अगर आपको मैं इसकी फाइनेंशियल भी दिखाई देता हूँ तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे। सो अगेन मैं आपको बोला हूँ क्वार्टर देखने के लिए, तो अगेन आपको रेवेन्यू और बाकी पैरामीटर्स में तो इंक्रीमेंट दिख जाएगा। आप सीधे यहाँ पे इम्पेयरमेंट को देखिए, 10% का डिक्रीमेंट है, उसका सीधे सीधे इम्पैक्ट क्या होता है आप बॉटम लाइन पे देखिए। Q1 में कहाँ गया, Q1 में 5 करोड़ की प्रॉफिट थी, इस क्वार्टर में आपका 37 करोड़ की प्रॉफिट हुई है। ऑल्दो जो रेवेन्यू में इंक्रीमेंट है उसमें आपको सिर्फ 3% का इंक्रीमेंट दिखता है, बट बॉटम लाइन पे देखिए आपको कितना इंक्रीमेंट दिख रहा है, लगभग 5 टाइम्स 6 टाइम्स हो गई है। तो दिस इज हाउ द साइकिल विल मूव, और बाकी जब इनका डिस्बर्समेंट बढ़ेगा तो बॉटम लाइन और भी अच्छी होगी। सो ये तो हो गया दोनों कंपनी के बारे में। तो अगर मैं दोनों कंपनी को देखूं, दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, दोनों ही अपने अपने सेगमेंट में, सेमी सेगमेंट है, अपने अपने जोग्राफीज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दोनों क्रेडिट एक्सेस ऑलरेडी मार्केट लीडर है और मुथूट फिनांस को बैकिंग अच्छी है। तो इस तरह से दोनों कंपनियां चल रही हैं। अब अगर आप क्रेडिट एक्सेस को देखोगे तो आज की डेट में उसका प्राइस बाई बुक कितना है, 3 के आसपास है। मार्केट ने उसको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड किया है बिकॉज कंपनी स्टैब्लिश प्लेयर है। ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो थोड़े स्ट्रेस है, मतलब जो उनकी साइकिल रिवर्सल है उसमें थोड़ा डिले हो रखा है। वहीं अगर मैं मुथूट को देखता हूँ तो मुथूट के केस में क्या है, अभी जैसे मैंने जो कॉन कॉल दिखा इनका, इसमें मुझे कोई भी इशू नहीं दिखा, डायरेक्शनली चीजें और अच्छी इंप्रूव हो गई है, रादर ये लोग उसको ओवर अचीव करने की ही बात कर रहे हैं। सो ये चीज, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मुथूट एंड क्रेडिट एक्सेस एज ऑफ नाउ। ऑल्दो दोनों कंपनी काफी अच्छी है, ठीक है, और मुथूट आज के डेट में 1 प्राइस के बुक पे अवेलेबल है। तो आप इस दोनों कंपनीज को देखिए, अच्छे से ट्रैक कीजिए, जो अप साइकिल की देखेंगे कैसे लोग आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ मुझे स्मॉल फाइनेंस बैंक डिस्कस करने हैं, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा। बाकी अभी अरमान फाइनेंस का नंबर आया नहीं है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। बोथ एनबीएफसी स्पेस और आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को अच्छे से ट्रैक करते रहिए, तो काफी इंटरेस्टिंग बेट्स बन जाते हैं ये सब कंपनी, है ना। तो दिस इज हाउ वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई हैव एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।